सो क्रैम्पिंग ऑब्वियसली होता है कि यूट्रस अपनी जगह पे आ रहा होता है आपने लिया, आप सोचो यहाँ यूट्रस है, इट्स लाइक अ बलून, इट्स अ वेरी एक्सटेंसिबल ऑर्गन, अकॉर्डिंग टू 3 kg बेबी इज नॉट अ जोक। फिर उसे वापस कहाँ जाना है? बैक इन योर पेल्विस। So from a 6-week size to a 9th month baby, it has to come down to its original size. तो अब वो cramps होते हैं because uterus contracts and comes back to its original position within 6 weeks तक आ जाता है, but ideally obviously 3 months तक proper अपनी जगह पे आ जाता है, but 6 weeks is major time. तो वो cramping होती है। अब हर किसी को कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि cramping हो रही है। For some people it's a little uncomfortable. They feel कि बहुत cramps हो रहे हैं। Obviously we'll give you painkillers for that. पर जब वो हो रहा है तो उसको खूब परेशान होने की बात नहीं है, मुझे cramps कहाँ से हो गए? I get calls like मेरी दोबारा लेबर पेन स्टार्ट हो गई, ठीक है, अंदर बीबी रह तो नहीं गया, तो इसलिए वो क्रैम्पिंग इज ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज़ यूट्रस इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, पेन इन योर बैक, नेक और जॉइंट्स, ये तो हमें प्रेगनेंसी से पहले भी होती है, फिर हम कहते हैं एपिड्यूरल लगाते हैं तो बैक खत्म नहीं हुई डॉक्टर मैंने, हालांकि वो बैक एक प्रेगनेंसी में भी तक कोई एपिड्यूरल नहीं लगा हुआ था, ये तो डिस्कशन मेरे सब मरीजों ने मुझसे सुना हुआ है। सो बेसिकली बैक पेन्स बिकॉज ऑफ योर बैड पोस्चर होती है। Most of you know I've discussed this in my opinions when you have to fix your back. Back is something you invest most in because आपकी पूरी pregnancy चल रही है, you'll be carrying the baby, not to scare you, but then the labor pains and the labor itself, फिर लेटना, फिर फीडिंग कराना बहुत सारे घंटों के हिसाब से, so you know obviously those pains will stay. तो अगर आप बैक पे इन्वेस्टिंग करोगे तो बैक एक तो फिर रहेगी, फिर एपिड्यूरल कोई कसूर नहीं है। आपने क्लास होगी एनेस्थीसिया वाली ना, you all know that it's not a side effect of epidural. So keep your back straight, don't slouch, बिल्कुल अकड़ के बैठो कि सबके यहाँ बड़ा एरोगेंस आ गया, प्रेगनेंसी होगी, ऐसी क्या बात है, ठीक है, तो ऐसे अकड़ के बैठना है। दूसरा सबक बताएगी बेंड कैसे करना है, आपने नीज के बल बेंड करना है, नीज के बल बेंड करना है, बैक के बल बेंड नहीं करना। और जब आप नीज पे बेंड करना, we have a very good physiotherapy department here, but obviously जब आपके पास थेरेपिस्ट आए उससे पहले ही पूछ लो, वो खुद तो नहीं बताएगा, वो और कहानियां सुनाएंगे आपको, ये कर ले वो कर ले, आप मुझे बाकी के एक्सरसाइज बता के जाए तो आ सकता है, ठीक है, but obviously physiotherapy helps. Joint neck pains, usually bad posture, again neck का भी यही होता है, but this is part and parcel of your postpartum period. Of course it's easily treatable. पहले हम कहते हैं कि खाने की दवाई बजाय आप जेल्स यूज करें, और डिलीवरी के बाद तो बहुत सारे जेल्स यूज कर सकते हो, आपको बता देंगे, but ये है कि obviously this is treatable and this can happen. Pain in your perineum, again, even if you have a normal delivery or a C-section, hope all of you have a normal delivery, but just saying it for that, तो उसमें थोड़ी सी पेन हो सकती है, pelvic discomfort हो सकता है, which is not something to lose your sleep over, ठीक है। अच्छा, पेन around your incision, obviously it's a cesarean birth या episiotomy, जैसे कोई भी कट बॉडी में लगता है उसका हीलिंग पीरियड होता है, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है, पेन होती है, कुछ को ज्यादा होती है, कुछ को कम होती है। अब उसमें सर्जरी करते हैं, मेरी पिछली सर्जरी में अपनी कोई पेन थी, इस दफा बड़ी दर्द हुई अराउंड, आई नो व्हाट आई डू रॉन्ग, बट एक्चुअली वो ऑब्वियसली एवरी सर्जरी इज डिफरेंट, पेन थ्रेशोल्ड हर एक का फर्क होता है, सो यू नो आई मीन दिस इज अ कॉमन थिंग व्हिच इज इजीली ट्रीटेबल विद पेन किलर्स, ठीक है। स्वॉलन ब्रेस्ट, ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर्ली नहीं फीड करा रहे हो, एम्प्टी ब्रेस्ट नहीं हो रहा, कुछ लोग के मिल्क ज्यादा बनते हैं, उससे प्रॉब्लम होता है, तो उससे स्वॉलन ब्रेस्ट हो सकते हैं, व्हिच इज नॉट अ प्रॉब्लम। ब्लैडर, बाउल, हेमोरॉइड्स, सॉरी, सो ब्लैडर क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को जब एपिड्यूरल के बाद या इवन स्पल एनेस्थीसिया के बाद कुछ यूरिन पास करने में डिफिकल्टी हो सकती है, तो उसका हम वी विल नॉट लेट यू गो होम एंड लीव द हॉस्पिटल अनलेस यू बी इन फ्रंट ऑफ, आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ अस बट इन द हॉस्पिटल, ठीक है, तो वो वैसे ही हम चेक करके भेजते हैं। घर जाके भी डिफिकल्टी हो रही है तो व्हेन डू यू नो कि मुझे रिपोर्ट करना है, व्हेन डू यू कॉल योर डॉक्टर। वो क्या होता है अगर आपको बर्निंग हो रही है व्हेन यू पास यूरिन और यू हैव टू गो मोर देन ऑफन, एक तो वैसे भी पानी ज्यादा तो जाना पड़ता है, बट लेट्स सपोज कि आप रात को उठ के नहीं जा रहे थे, but now you have to get up at night to go to the washroom, or you feel like there's burning when you pee, or there's a lot of pain, then you need to report to the doctor because that's probably a UTI, ठीक है। और यूरिन इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद, क्यों होते हैं बताएगा कोई? सेंसिटिव, मुझे लगता है मैं बोली जा रही, पानी पिला दो, क्या होता है? सेंसिटिव होती है, और मैं बता देती हूँ, मैं मदर मुझे PhD डॉक्टर, शी इज पास करें PhD डॉक्टर, नॉट लाइक अ लेमैन। उन्होंने कहा तुम डॉक्टर होगी, अपने घर होगी, तुमने पानी नहीं पीना डिलीवरी के बाद, तुम्हारा पेट फूल के यहाँ आ जाना है, और तुमने कभी पतले नहीं होना, वैसे वो नहीं पीना डिलीवरी। लेकिन यू नो दैट फेयर इज अ मिथ इन पाकिस्तान, कल्चरली हमारी मिथ है कि पानी ज्यादा कच्चा पानी पीने से you know you get swelling in the lower abdomen. Maybe your parents have not told you, but you will hear this from some auntie who's coming to visit. So is it true or not? It's not true at all. That is the most difficult part that we have to face. और UTIs यही ज़्यादा बाहर भी होते हैं, but यहाँ ज़्यादा इसलिए होते हैं कि obviously आपका ये वाला myth है यहाँ पर। तो बिल्कुल पानी कम पीना नहीं है, पानी ज़्यादा ही पीना है, कोई उससे पेट नहीं फूलता, तो तुमने खाया होता है उसी से पेट फूलता है।
ठीक हो गया। बॉयल प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली कुछ फेयर ऑफ पेन होता है आफ्टर एपिजियोटमी, कुछ पीपल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू पास थ्रू बिकॉज दे सो स्कैर्ड कि मेरे स्टिचेस खुल जाएंगे और ये सब। उसमें एक ही टिप है कि आपने कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है, उससे बाकी स्टिचेस खुल जाते तो खुलते नहीं है, बट ऑब्वियसली इन्फेक्शन हो सकते हैं और मसले हो सकते हैं, उसके आगे बात करेंगे। Hemorrhoids is very common in pregnancy. Do you guys know what a hemorrhoid is? So it's like a swelling around your area where you pass stool from, and sometimes it bleeds. वो pelvic pressure से होता है because of the pregnancy itself. ठीक है? उसके बाद ये डिलीवरी के बाद थोड़ा सा वर्स होता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेटल हो जाता है। अभी कोई सर्जन तो नहीं बैठा हुआ ना, सर्जरी वाले लोग है ना, सो यहाँ पाकिस्तान everybody loves to do some surgery. If you go to a surgeon for your hemorrhoids, वो पहली बात आपसे सर्जरी करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल कराने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही थोड़ी देर में जब pelvic pressure रिलीज होगा तो वो बेहतर हो जाएगा। So hemorrhoid is also something that you can face in the puerperium, and if it's bleeding, then you have to report ताकि फिर दवाइयाँ शुरू करते हैं, ठीक है? उसकी cause है वो distribution उसकी सबसे बड़ी cause तो pelvic pressure है, बेबी का head, cute head, but it has its side effects. And secondly, obviously constipation. तो इसका पहला स्टेप तो है कि आपने constipation अवॉइड करनी है, दूसरा स्टेप ये है कि दवाइयाँ ऑब्वियसली बता देते हैं, तीसरा ये होता है कि आपने हेमरॉइड्स के लिए फर्स्ट इट्स पास करते हैं, इसी के लिए होता है कि नीम तरफ पानी देके उसको टब में रख के आप दोस बेड पैन्स दैट यू गेट, दैट्स द बेस्ट वन। अदरवाइज जस्ट लाइक एनी टब और उसे कमोड के ऊपर रख के आप ट्राई टू सिट इन दैट वाटर, तो उसको सूदिंग हो जाता है नीम तरफ पानी से करने से। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन? ओके, सो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये कोई इतनी खास बात नहीं है, कोई इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक की रिकवरी, आप देखो घर में किसी की सर्जरी, वही सर्जरी किसी और की हुई होगी, अपेंडिक्स सबसे कॉमन ऑपरेशन है पाकिस्तान में, कुछ जरूरत भी होती है, कुछ वैसे भी हो जाते हैं, तो वो कुछ लोग फॉरन रिकवर हो जाते हैं, कुछ अपना टाइम लेते हैं, तो किसी को जज नहीं करते फॉर द हस्बैंड्स। मेरे हस्बैंड सर बहुत मुझसे डांट खाने वाले हैं, आई डोंट नो व्हाई, दे ऑल हेट मी ऑलरेडी, बट ये बड़ी एक क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है वैसे बात में। सो डोंट जज योर वाइफ इफ शी इज टेकिंग टाइम टू रिकवर, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। और इनको भी अम्मी की भी इतनी डिलीवरियाँ हुई हैं, मेरी बहन की भी इतनी भी, वो उनकी डिलीवरीज थी, ये डिलीवरी आपकी वाइफ की है, तो डोंट कंपेयर, ठीक है? वरना बहुत डांट पड़ेगी लेडीज से, and she will never forgive you, ठीक है? So after pains exactly वही जो बात कर रही थी कि contractions होती हैं after delivery, and that's absolutely normal, and that's sometimes it's painful, it's treatable. If it's painful in you, let me know, we'll give you the medicines, और डॉक्टर समझ उनके पेशेंट्स हैं। So menstrual cramps first few days होते हैं, मैं बात कर ली, उसमें इलाज क्या है उन menstrual cramps का? Obviously heating pad हम प्रेगनेंसी में तो मना करते हैं, especially in the first trimester, because high temperatures, सोना बात से affect the baby's growth. But after you've delivered, सबसे अच्छा पेन किलर इज योर हीट पैड, बिकॉज वो आपकी बॉडी में नहीं जा रहा तो वो जो हॉट वाटर बॉटल, अब तो वो पैक्स आ गए हैं जो आप फ्रिज में रखें तो आइस पैक बन जाता है, माइक्रोवेव करें तो वो हीट पैड बन जाता है। तो हीट एंड कोल्ड पैकिंग ऑलवेज हेल्प्स इन एनी स्वेलिंग एनीवेयर इन द बॉडी, एंड सेम विद योर आफ्टर पेन्स एज वेल एज योर अदर थिंग। इबुप्रोफेन हम ब्रूफेन ही यूज करते हैं पोस्ट डिलीवरी, यही पेन किलर है, बाय ब्रूफेन के नाम से आता है, यहाँ ब्रूफेन है, तो वो आप सबको दोपहर शाम पेन किलर ले सकते हो, पर प्रेगनेंसी में नहीं लोगे, दिस इज आफ्टर डिलीवरी, ओके? So, वैसे we should have called the patients who delivered, दोनों इधर ही है, उनको नहीं कभी बुलाया। एक दिन तो आने को लास्ट डिलीवरी रात में भी, हाँ तो उसको बुला लो, उसको लगा ऑप्शन दे दो, तो वो दिन में तो अटेंड कर लें, ठीक है? अच्छा, सो हीटिंग पैड एनीवेयर इन द बॉडी आफ्टर डिलीवरी, नॉट इन प्रेगनेंसी। ब्रूफेन ले सकते हो, बेस्ट पोजीशन ब्रेस्ट फीडिंग की, ब्रेस्ट फीडिंग की क्लास आप लोगों ने ले ही ली है, तो उससे सो बैड पोजीशन ऑब्वियसली एग्रीवेट्स दीस पेन्स, ठीक हो गया? डिस्चार्ज, सो हाउ डू यू नो कि ये नॉर्मल डिस्चार्ज है या क्या है? सो अगर आपको फाउल स्वेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी, देयर इज ब्लड फॉलोड बाय येलो brownish discharge, which is absolutely normal. But if it's foul swelling, or if it's itchy, or if it's enough to increase the antiviral, that's an infection, then you need to report immediately. And obviously, if there is pain, there's fever, या यहाँ हाथ लगाने से दर्द होता है, that's called tenderness, के हाथ लगाने से दर्द हो रहा है, then you have to report immediately, ठीक है? सब कुछ आफ्टर केयर वाले लीफलेट्स हैं हम आपके साथ। सो स्वेलिंग एंड पेन की हमने बात कर ली, वही आइस पैक्स, वो एग्जैक्टली वही जो कोल्ड जेल और आइस पैक जेल है ना, अगर आप दवाई नहीं लेना चाहते हो तो ये सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है? इसको आप 10 to 20 मिनट्स के लिए आप कर सकते हो, और फर्स्ट 24 आवर्स 72 आवर्स आपको पेन ऑब्वियसली होगी, चाहे सिजेरियन स्कार है चाहे वो एपिजियोटमी है। एपिजियोटमी के लिए बेस्ट होता है कि वी एडवाइस कि आप ऑब्वियसली क्रीम बताते हैं माइसिप्रोसिन, वो आप सबको दोपहर शाम लगाओगे, जब वॉश करोगे दोबारा लगा लो, दिस इज एपिजियोटमी नॉर्मल डिलीवरी के लिए।
हॉट वाटर से वॉश करने से भी सूटिंग होता है, आइस पैक लगाने से भी सूटिंग होता है, या वो जो नीम गर्म पानी में बैठने की बात करें थे, यूज इट इन ल्यूकवार्म वाटर, you can add a bit of salt in it or a bit of some medicines which will tell you, तो उससे भी काफी सूदिंग हो जाता है। वो करना इतना मुश्किल है कि I don't know, just use warm water, that's good enough, ठीक है। और हाँ, सो कुछ लोगों को एपिजोटमी की पेन ज्यादा होती है, कुछ की एपिजोटमी तो ऐसे डॉक्टर साहब भी और मैं भी बहुत छोटी एपिजोटमी लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बेबीज वेट, जिसका फुट साइज बेबी है उसकी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है एपिजोटमी। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज लॉट ऑफ माय पेशेंट्स जिनके कजन्स बाहर होते हैं ना, वो आते हैं डॉक्टर नहीं मैं एपिजोटमी तो नहीं देंगी, मैं कहती मैं तो जरूर घबरा जाती हूँ, हम आपसे नहीं चेंज करते। आई हैड अ पेशेंट, शी इज अ वेरी नोन पर्सन, आई एम गोइंग टू टेक हर नेम, सेलिब्रिटी, तो उसने मेरा सर खा लिया, उसने कहा एपिजोटमी तो मैंने किसी सूरत नहीं लेनी है, एंड आई टोल्ड हर कि आई एम गोइंग टू गिव इट, आप अपना डॉक्टर चेंज कर लें, ये नहीं हो सकता। अब मैं वो तो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कैन आई गेट अ पेपर एंड अ पेन सर? सो बाहर आई टेल यू व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली। देखो हर चीज का ना कोई रीजन होता है, ये नहीं कि जो हर चीज बाहर हो रही है वो ठीक हो रही है, नॉट सेइंग कि वो गलत कर रहे हैं, बट बाहर एक ट्रेंड था कि लोग सिर्फ डॉक्टर से डिलीवरी कराते थे, आपको पता है बाहर मिडवाइफ से डिलीवरी करती हैं, तो बहुत ये हो गया कि मिडवाइफ का उसको जाता ही नहीं था, कि भाई जाहिर बात है मिडवाइफ ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर है, आई मीन इट्स कॉमन सेंस, सो नोबडी वाज ऑप्टिंग फॉर अ मिडवाइफ डिलीवरी। अब हुआ ये करने का हम ऐसा क्या करें कि जो है ना डॉक्टर पेशेंट्स हमारे पास फुल हो जाए, तब ये इंट्रोड्यूस हुआ कि एपिजोटमी के बगैर मिडवाइफ से डिलीवरीज कराती हैं, ठीक है। अब उससे ऑब्वियसली एवरीबडी नोबडी वांट्स एन एपिजोटमी और अ कट, तो वो काफी ज्यादा उनकी कैंपेन वो हो गई। सो यू नो देखो हर कम्युनिटी का पेल्विस फर्क होता है, उनके बच्चे भी बड़े हैं पर उनके पेल्विस भी बड़े हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, डिलीवरी जहां से होती है दैट्स द पेल्विस, आई मीन योर पेरिनियल एरिया, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो देयर बेबीज आर बिगर देन पाकिस्तानी और एशियन बेबीज, बट देयर पेल्विसेस आर आल्सो बिग, ठीक है। I've delivered so many Filipinos, these other foreign people, उनके पेट थ्रेशोल्ड भी फर्क है, उनके पेल्विस भी फर्क है, ठीक है। हमारी women are smaller, मतलब shorter, their pelvises are smaller, हमारे बच्चे भी छोटे हैं। देखो नेचर करता है ना हर चीज प्लान, तो जिस जगह पे कोई बंदा होता है उसी कम्युनिटी के हिसाब से उनकी बॉडी होती है, तो वो बॉडी भी डिफरेंट है। अब होता ये कि कैन यू गाइस सी दिस, ये है ना दिस इज वेयर द बेबी कम्स आउट द वजाइना, यहाँ पर होता है स्टूल वाली जगह, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस, यू कैन सी दिस। अच्छा, अब जब नेचुरल कट आता है ना, जब आप डिलीवर होते हो, जो टेयर जिसे कहते हैं, वो आता है इस तरह मिड लाइन। अब मिड लाइन टेयर का नुकसान क्या होता है कि जो आपका स्टूल वाली जगह है वो कट होने का खतरा होता है। अब वो खतरा इतना खतरनाक है कि मतलब इट्स अ ह्यूज रिस्क कि अगर ये हो जाए तो लाइफ लॉन्ग लोगों को स्टूल इनकॉन्टिनेंस होता है, which is I think the most painful thing for not only the patient but doctor as well, कि आपने एक पेशेंट को ऐसी मोबिलिटी, जब वो स्टूल पास करेंगे आपको याद करेंगे और अच्छे लफ्जों में तो नहीं करेंगे। सो मेरे में तो इतना हौसला नहीं है कि मैं ये इस वाली पेन के साथ जिंदा रह सकूं। अब मुझे अल्लाह को जवाब देना है कि ये एक बहुत लाइट मोबिलिटी है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड a few years back एपिजोटमी इन्वेंट हुई थी कि एपिजोटमी इधर साइड पे हम कट एक आर्टिफिशियल सा देते हैं, स्मॉल कट देते हैं, यूजुअली जब बेबी बड़ा हो तो फिर बड़ा देना पड़ता है, जो कि 2 वीक्स में हील हो जाता है और आपको जिंदगी भर कभी नजर नहीं आता। तो इमेजिन करो कि 2 वीक्स की थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट ज्यादा बेहतर है कि ये वाला कट बेहतर है। So do the maths in your head, and that is why we give an episiotomy for the first baby. सेकेंड बेबी में आपका पेल्विस चेक हो गया होता है, अगर बेबी बहुत बड़ा नहीं है तो अभी ये नहीं कि बिल्कुल नहीं देंगे, बट उसको हम ना भी दें तो इट्स वर्थ द रिस्क, बिकॉज आपका पेल्विस असेस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस बेबी इज बिग तो फिर सेकेंड बेबी देते हैं, बट थर्ड में तुमने बहुत रेयरली दी है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन टू गिव एन एपिसियोटमी एंड दिस इज व्हाई वी प्रमोट इट, एंड दैट्स नॉट मी, दैट्स एवरीबडी। हमने सबसे डिस्कस किया, अपने सीनियर कॉलीग से भी, सबसे अपने मेंटोर से भी, सबने यही कहा कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ दैट पेरिनियल टेयर। अब बाहर ये नहीं कि टेयर्स नहीं आते, बिकॉज उनके पेल्विसेस बड़े, वहाँ पर वो करते हैं पेरिनियल मसाज, ठीक है, बहुत रेगुलरली करते हैं, उससे स्ट्रेचिंग हो जाती है पेरिनियम की, और वो उनकी टेक्निक ऐसी है कि वो कोल्ड हॉट स्पंजिंग ड्यूरिंग डिलीवरी सब कुछ, फिर भी टेयर्स आ जाते हैं। और फिर मेरे डॉक्टर्स जो वहाँ काम करते हैं उन्हीं का ये फीडबैक है कि वो पहले मिडवाइफ डिलीवरी कराती हैं, पेशेंट्स वहाँ शॉक से जाते हैं कि एपिसोटमी नहीं होगी, फिर बड़ा सा टेयर आ जाता है, देखो डॉक्टर प्लीज कम स्टिच द मतलब पेड़ मारे कि तुम पहले एपिसोटमी दे देते तो ये वाला मुझे ना स्टिच करना पड़ता। सो यू नो दैट्स अ कल्चरल डिफरेंस। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम श्योर लोग करते होंगे, बट एटलीस्ट मैं नहीं करती, और मैं आपको रीजन उसका एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो ये एपिसोटमी है, मैकडॉनल्ड्स स्टेशन जाते हैं मैकडॉनल्ड्स इज समथिंग है, उसका कोई लिंक उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो प्री टर्म लेबर के लिए होता है, वो भी वैसे हमने काम करती है, उससे हम पेस्ट्री यूज कर रहे हैं, मान लगा। अच्छा,
अब उसका पेस्ट्री टाइम टेस्टेड नहीं है, वो इट्स ट्रायल ड्रग बट वी डूइंग इट हियर फॉर मेनी इयर्स नाउ, 3-4 years, तो इट्स सक्सेसफुल। बट ये कि एसके स्टिचेस ऑब्वियसली बेटर बिकॉज वो टाइम टेस्टेड है, वो बिल्कुल और चीज़ है। ये है डिलीवरी के दौरान पेयर, ठीक है, मतलब कोई लिंक नहीं है कोई उसमें। क्योंकि वो एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी वो इसके स्टेज को जो है रिमूव भी करते हैं ना। हाँ, अगर तो सिजेरियन हो तो वो हम रिमूव कर देते हैं After ड्यूरिंग द मतलब आफ्टर द सिजेरियन। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम पहले रिमूव करते हैं 37 वीक्स पे, क्योंकि फिर लेबर में फिर वो तंग ना करे आपको, इसलिए। ठीक है, अच्छा। सो एपिजोडमी की समझ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। हाँ, उस सेलिब्रिटी की मैं कहानी सुना रही थी। अब जब उसने कहा नहीं मैंने आपसे करानी, चले दे दें आप एपिजोडमी। जब उसकी डिलीवरी का टाइम हुआ, बेबी वाज अबाउट टू कम आउट, शी स्टिल सेड कि मुझे एपिजोडमी ना दे। मैंने कहा बेटे अभी भी टाइम है, तब मैं अभी तक में होती थी या 40 का कॉलेज, तो अभी भी तो मैं किसी और को बुला लेती हूँ, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। फिर उसकी एपिजोडमी होगी, खैरियत से होगी, और उसी की सेकंड डिलीवरी में फिर ये रौला था, वो यही कोई उसने डेट नहीं दी, उसको शुक्र है कोई डेट नहीं आया। बट यू नो दिस इज हाउ पीपल आर ऑब्सेस्ड बिकॉज़ दे कंसर्न हैड डिलीवरी अब्रॉड वेयर देयर वाज नो एपिजोडमी। नेट पे आप खोलते हो तो उसमें ये बातें हो रही होती हैं, तो उसके आपको बैकग्राउंड बताती है। तो एटलीस्ट आई डोंट डू इट विदाउट एपी विद द फर्स्ट बेबी। ठीक है, अच्छा। अब उसके वही एपिजोडमी केयर क्या होती है, उसको अपने पैक ड्राई करना होता है, यानी कि आपने वेट नहीं रखना चाहिए आपको बहुत ज्यादा, पर आपने वॉश डेली करना है। सो वाटर से भी वॉश कर सकते हो, किसी भी मेडिकेटेड चीज से सो वाटर इज द बेस्ट। ठीक है, टू वॉश योर एपिजोडमी, और उसको बस ड्राई करके आप अपने क्लोथ्स पहन सकते हो, बहुत देर वेट नहीं रखोगे। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की हमने बात कर ली। अगर आप डिस्कम्फर्ट में हो तो आप लेफ्ट लैटरल मतलब साइड पे ब्रेस्ट फीड कर सकते हो, वरना वो पिलो विल हेल्प यू विद द सिटिंग पार्ट। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा, कितनी मुश्किल बातें होंगी डिलीवरी के बाद। Maybe we should have this class after delivery, नहीं? पहले ही डरा देंगे। पहले ज्यादा बेहतर है। अच्छा, so warm bath की हमने बात करी। बुलाया तुमने डिलीवरी वाले पेशेंट को कि नहीं? मैं मैसेज किया, बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। होता है ना, जिस पर्सन who's just had a delivery would be able to vouch कि ये सब होता है। ठीक है, वार्म बाथ की हमने बात करी। वार्म बाथ तो वैसे ही सूथिंग होता है और एपिजोडमी में तो बहुत ही हेल्प करता है। अगेन प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन इज वेरी इजीली प्रिवेंटेबल। जो मेरे पेशेंट्स उनको पता है, ये हम लोग कहानी सुनाते हैं, पानी ज्यादा पिए, 8 से 10 ग्लास पानी के पिए। उसके अलावा नेचुरल चीज़ों पे पहले हम दवाई से हमेशा नेचर को टाइम देते हैं, वो ना वर्क करे तो फिर दवाई देते हैं। नेचुरली आप सबको पता होगा, इसको खा सकते हैं, हाई फाइबर डाइट ले सकते हैं, होल व्हीट ब्रेड, ब्रांड ब्रेड, ये चीज़ें, और अंजीर रात को 2 के सुबह ले सकते हैं। यू कैन टेक प्रून्स इज अ नेचुरल लेक्सेटिव, वो 4-5 आप लोग के वैसे स्टूल पास हो जाएगा। ऑलिव ऑयल, ऑल दीज थिंग्स हेल्प, बट नथिंग हेल्प्स द सिरप यू कैन टेक कॉल्ड डुफिलैक, वो आप 2 चम्मच सुबह 2 शाम भी ले सकते हो। तो वो आपको पहले ही हम अपने डिस्चार्ज पे आपके लिख के देंगे। तो ये कॉन्स्टिपेशन इज समथिंग व्हिच रियली हेल्प कैन मेस विद द एपिजोडमी, दैट्स नॉट समथिंग यू वांट टू हैव ड्यूरिंग योर परक्यूरिया। ठीक है, ओके। अगर कब डॉक्टर को बताना है, अगर स्वेलिंग नीचे बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रही है, या लग रहा है कि स्वेलिंग जितनी थी उससे बढ़ गई है, या ऑब्वियसली आपको स्टूल पास करने में डिफिकल्टी है, यूरिन पास करने में डिफिकल्टी है, देन यू लेट अस नो। स्कार, सो स्कार की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। स्कार ये होता है, सिजेरियन स्कार की बात हो रही है। Obviously we're very scared कि स्कार जो है, although luckily we don't have bikinis in Pakistan, so it's much easier for us. गोरोज को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं जिसके, बट हम जनरली भी स्कार जब देते हैं कि इवन इफ यू हैव टू वेयर वन यू विल बी ऑलराइट, इट्स वेरी लोअर डाउन, तो आपको नजर नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, स्कार्स यू डोंट सी डोंट हर्ट, स्कार यू सी एवरी डे विल हर्ट। दूसरा एक होता है कीलॉइड। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है बॉडी की, उनका स्कार बहुत अगली बनता है। अब ठीक है, उसमें ये नहीं कहती कि स्किन मैटर नहीं करती, बट जैसे मेरे अपने ऑब्वियसली बेस्ट जगह पे हुए होंगे, एक आखान में हुआ सेक्शन 2 नीले थी में, और फिर एक मतलब काफी अच्छी जगह पे सीनियर मोस्ट बंदे नहीं किए हुए, बट इवन आई गॉट अ कीलॉइड विद ऑल दैट प्रोटोकॉल। तो वो कीलॉइड बनना जो है वो इतना स्किन रिलेटेड नहीं है, वो आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है। हर एक की बॉडी का रिएक्शन पर है, कुछ में बहुत स्मूथ हीलिंग होती है, कुछ में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कीलॉइड बन सकता है। बट जिनमें कीलॉइड होते हैं उनको फिर हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे ये कम हो जाता है, बट इट कैन बी फॉर्म्ड। तो डोंट वरी अबाउट इट और डोंट जज योर डॉक्टर। मैं अपने पेडिकली किसी डॉक्टर को बिना बुरा भला कहूँ तो वो जो है ना, वो ना कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। और उसके लिए आपने पेन रिलीफ तो आपको देंगे, वही हीट पैड, बाइंडर, ये सब यूज़ कर सकते हो। और इन्फेक्शन के साइंस क्या होते हैं, अगर आपके इसमें से कुछ पस लाइक येलो ब्लड कभी कभी आना इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप उठते बैठते हो तो कोई स्टिच थोड़ा सा वो होता है और हल्की सी ब्लीडिंग होती है, वो कोई मसला नहीं है। पर अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत स्वेलिंग स्कार के नीचे लग रही है, या बार बार पस येलो कलर की होती है वो आ रही है, या फीवर हो रहा है, देन यू नीड टू रिपोर्ट इमीडिएटली, या कोई गैप आ गया स्कार के अंदर। ठीक है, तो दैट कैन ऑब्वियसली इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग का तो काफी डिटेल में आप लोगों का हो गया, where you talked about swollen breasts and how to treat it and all that, right? ठीक हो गया। हाँ, यूरिन जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली कि पानी ज्यादा पीने की जरूरत है। साइंस ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, बर्निंग व्हेन यू पी, पेन व्हेन यू पी, या बहुत ज्यादा आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की बात हमने कर ली है।
ओके, सो हेमोरॉइड्स की भी हमने बात काफी हद तक कर ली है। सो हाँ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पोस्टपार्टम एक्सरसाइज की क्लास हो गई है फिजियोथेरेपी वाला से? नहीं। अच्छा, वो आई वुड रियली एडवाइस कि आप डिलीवर मुझे तो जरूर लेना। सो आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, आई डू कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। मेरे पास ये पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं एंड यू नो इट्स वेरी पेनफुल टू सी दीस पेशेंट्स बिकॉज you know, obviously there's some very good professional women as well. I'm not going to take any names here, but you know, people who are known and you know are working and are out there and they cry in my clinic. क्यों? क्योंकि उनकी डिलीवरीज हुई होती है। इवन सिजेरियन में भी ये प्रॉब्लम होता है कि ये आपका पेल्विक फ्लोर है, इट बिकम्स वीक आफ्टर एवरी प्रेगनेंसी, ठीक है, और ये सब होल्ड कर रहा होता है आपके ब्लैडर को, जो मसाला जो यूरिन को होल्ड करता है। बट एवरी डिलीवरी थोड़ा सा ये लैक्स होना शुरू हो जाता है एंड देन पीपल हैव अ वेरी मुश्किल प्रॉब्लम कॉल्ड इनकॉन्टिनेंस के व्हेनेवर दे पी, व्हेनेवर दे कफ, स्नीज और लिफ्ट वेट, उनका यूरिन निकल जाते हैं, ठीक है। एंड इमेजिन अ लाइफ यू हैव टू वेयर अ पैड टू वर्क और 20 सोशल गैदरिंग, मतलब सोशली एम्बैरेसिंग हो जाता है, तो इन लोगों की लाइफ बहुत पेनफुल होती है। और ये साइड इफेक्ट है प्रेगनेंसी का, मल्टीपल प्रेगनेंसीज का और नॉर्मल डिलीवरी का तो ज़्यादा, बट सेक्शन वाले पेशेंट्स भी इससे बचे हुए नहीं है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि पेशेंट्स इतना सफर कर रहे हैं। आई विश के लिए किसी ने ये एक्सरसाइज बताई होती। तो खैर आपको हम ये डिलीवरी के बाद भी बताएंगे, थेरेपी वाले भी बताएंगे, हर वक्त हम ये एक्सरसाइज बताएंगे बिकॉज हम ये पेशेंट्स देखते हैं, यू नो इट्स सच अ सफरिंग फॉर अ पेशेंट बिकॉज इट्स सोशली एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम। दूसरा ऑब्वियसली बेचारा लैक्सिटी होती है डिलीवरी के बाद एंड देन योर हस्बैंड स्टार्ट हैविंग इश्यूज एंड यू नो ऑल दैट। ऑल्दो वो ट्रीटेबल है, उसके लिए लेजर होता है, बट मैं चाहती हूँ मेरे मरीज मेरे पास लेजर के लिए ना आए, वो सिर्फ ये एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, जैसे आप किसी शादी हॉल में जाते हो या किसी सिनेमा में जाते हो, वॉशरूम बहुत गंदा होता है, यू लाइक रादर डाई देन गो टू दैट वॉशरूम, राइट? इट इज एवरी वॉशरूम इन पाकिस्तान, इवन आईएमसी फॉर दैट मैटर। बट ये है कि वो ऑब्वियसली काफी वो होता है, तो जो आप मसल स्क्वीज करते हो ना टू प्रिटेंड टू होल्ड यूरिन, स्टूल और गैस, दैट इज योर कीगल एक्सरसाइज। तो आपने अंदर को जोर लगाना है, प्रिटेंड टू होल्ड यूरिन और गैस, ठीक है, और काउंट टिल 10। शुरू में शायद आप 10 तक काउंट ना कर पाओ, पर आपका एम होना चाहिए कि आप 10 तक काउंट करो, ठीक है। सो काउंट टिल 10 होल्ड, एंड ये बहुत सारी फैंसी तरीके बताए हुए हैं, बट अगर आप सिर्फ बैठ के भी करो तो इट्स फाइन। So you squeeze your pelvic muscles in, count till 10 release, count till 10 release. इसको आपने, कोई मौलवी तो नहीं है यहाँ पर, कैमरे वाले इधर उधर डर लगता है ना मौलवियों से, इसको तुमने फर्ज नमाज की तरह करना है। मैंने ये बात एग्जांपल इसलिए दिया कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आई डोंट वांट टू मीन लाइक दैट, बट व्हाट आई मीन इज इट्स दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको उस प्रॉब्लम से बचा देगा जो सारी उम्र का प्रॉब्लम है, जो कि बहुत इजीली ट्रीटेबल नहीं है। मैं लेजर करती हूँ, उसका मैक्सिमम 2 years रहता है, फिर वही मसला वही का वही। तो इमेजिन अ लाइफ लाइक दैट, इट्स वेरी वेरी पेनफुल। तो अगर एक एक्सरसाइज आपको उससे बचा सकती है तो आप क्यों नहीं करना चाहोगे? तो प्लीज आपने जरूरी एक्सरसाइज करनी है। मेरा मरीज ना लेजर के लिए आए, ठीक है, वैसे फिर भी आ सकते हैं, बट ऑब्वियसली यू नो आई डोंट फील गुड कि मैंने अर्निंग डू वन पार्ट ऑफ टेन को, तो ये आपने जरूर करना है। इससे बेचारा लैक्सिटी भी नहीं होगी, सेक्सुअल इश्यूज भी नहीं होंगे, और आपका जो है ना ये इनकॉन्टिनेंस का मसला भी नहीं होगा, ठीक है। फिर वी बी टॉकिंग अबाउट इट आफ्टर योर डिलीवरी एज वेल एज योर थेरेपी वाले भी आपको ये सब बताएंगे। तो इट्स कॉल्ड अ कीगल एक्सरसाइज, तो इट्स अ मस्ट। ओके, सो चेकअप के लिए कब आना होता है? समा कभी नहीं कॉल करती, ना टाइम देती है, बहुत बुरी है। मिशेल अच्छी है। उसमें ये होता है कि आपके 2 विजिट्स होंगे, एक आपका फ्री विजिट होता है आफ्टर डिलीवरी। That's not an incentive for you should come, obviously it's a free visit. So after you deliver, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो हम 2 weeks के बाद बुलाते हैं, 3 weeks पे अगर खुदा ना खास्ता सिजेरियन सेक्शन है तो फिर आपको 1 week के बाद बुलाते हैं, ड्रेसिंग को रिमूव करते हैं। और फिर 6 weeks पे आपने दुनिया इधर से उधर हो जाए, इमरान खान आए जाए, मार्शल लॉ आए, पाकिस्तान लगे इंशाल्लाह, 6 weeks पे आपने जरूर विजिट करना है, क्योंकि उस पर हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। बिकॉज होता ये कि यू नॉट प्रिपेयर्ड, यू थिंक अभी तो बेबी हुआ है, मैं फीड करा रही हूँ, अभी कहाँ से प्रेगनेंसी हो जाएगी। I've had so many patients coming into my clinic कि वो you know they have an unplanned pregnancy, and I'm sure you've seen your family as well, and then they find termination an easier method than actually using contraception, which I never understand. तो please 6 weeks पे आपने हर सूरत आना है ताकि आपसे contraception का डिस्कशन हो जाए। I think contraception की क्लास भी है ना, वो प्लीज ले लेना, ऑब्वियसली वरना मैं भी बता दूंगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक वही है, तो प्लीज। अब वो जमाना नहीं है, बहुत महंगाई है, एक बेबी भी बहुत है, 2 तो बहुत ज्यादा है, 3 का तो सोचना भी मत, और अगर सोचना भी है तो प्लीज गैप के साथ, बिकॉज आपकी बॉडी को भी रिकवर करने की जरूरत होती है ना, तो उसको प्लान, यू हैव टू प्लान योर लाइफ। देयर इज नो सच थिंग एज, ठीक है, अल्लाह की मर्जी होती है ऑब्वियसली, बट ये है कि अगर आप प्लान नहीं करोगे तो फिर यू आस्किंग फॉर ट्रबल एट दैट चाइल्ड नीड्स यू, तो एकदम से आपकी बॉडी भी रिकवर नहीं होती है। वेट लॉस बड़ा मुश्किल काम है, उसमें खुद भी ये कहती हूँ, अपने बच्चों से पहले बहुत कर उसके बाद मेरा वेट कभी जिंदगी में कम नहीं हुआ। उसके बच्चों का कोई कसूर नहीं है, इट्स व्हाट वी ईट।
सो प्रेगनेंसी में जो वेट गेन है, इसकी मैंने पहले आपको बात हो गई है न्यूट्रिशन वाली क्लास में होगी। सो इफ यू स्टार्ट विद अ गुड वेट विच इज 55 to 60 kg, देन आपका पूरा वेट गेन 10 to 12 kg हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी वेट आपका ज्यादा, तो आपने ज्यादा वेट गेन नहीं करना, उससे आपकी रिकवरी भी इफेक्ट होती है बाद में वेट। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डर्मेटोलॉजिस्ट मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ माय पेशेंट्स बिकॉज माय सारे पेशेंट्स ही कॉस्मेटिकली कॉन्शियस है। यहाँ डिलीवरी हुई, वहाँ हेयर फॉल हुआ, वो पहुंच के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने PRP, लेजर, पता नहीं क्या क्या बता दिया, और मैं कहती रही नहीं जरूर, कहते नहीं मैंने स्किन वालों ने करा। ठीक है, आपकी जितनी बॉडी में चेंजेस आते हैं, डिस्कलरेशन होती है, हेयर फॉल होता है, एक्नी होती है, एसी नहीं चल रहा तुम्हारा, एसी चलाओगे प्रेगनेंसी में तो ख्याल करो। So obviously, you know, a lot of things come in your body because of the hormones. तो वो सब reversible होते हैं. They all come back to normal a little after 6 weeks. 3 months में तो बिल्कुल रिकवर। जो चीज़ आपको 3 से 6 माह के बाद हो रही है ना, फिर उसको जरूरत है कॉस्मेटिक प्रोसीजर की। उससे कम में प्लीज कुछ मत करवाना, बिकॉज वो खुद ही हार्मोन जब सेटल होंगे वो ठीक हो जाएगा। इसमें वही कलर चेंज होता है, डिस्कलरेशन होती है नेक की, यू नो, ओवरऑल, तो वो सब चला जाता है। ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स के लिए लेजर होता है, बट अदरवाइज ऑब्वियसली क्रीम्स मैंने आप लोगों को बताया, वो क्रीम्स का मिलती कोई नहीं है, लिख देती हूँ, मिलती नहीं है, लेकिन ये है कि वो अवेलेबल है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे हस्बैंड्स के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। सो बेबी ब्लूज इसका इंसिडेंस है 90%, यानी कि अगर 10 लोग डिलीवर होंगे तो 9 को ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसमें होता है कि जो हार्मोन्स की शिफ्ट होती है, ये नहीं चल रहा वैसे, अच्छा चल ये ना रिकॉर्ड कर देना मेरी बॉन्गिया। अच्छा, सो व्हाट द पॉइंट, ये मैंने उन लोगों के लिए कर रही हूँ, बता देते हैं कि वो लॉट ऑफ पेशेंट्स आर लाइक, देखो वैसे मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है, अब दिस इज, मैं इतनी मुश्किल से पहुंची हूँ। बात ये है कि दिस वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इन अ वेरी बिजी प्रैक्टिस विद फैमिलीज टू टेक आउट टाइम फॉर यू गाइस। हम टाइम निकाल सकते हैं, बट पेशेंट जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ आके नहीं सुन सकते। खैर मेरी प्रैक्टिस बहुत शहर से बाहर भी है, तो दे वांटेड रिकॉर्डिंग, तो प्लीज डोंट थिंक कि हम आप लोगों को वो करेंगे, आप लोग के फेसेस में आएंगे, फिर सजेस्ट फॉर दोस पेशेंट्स हु कैन नॉट कम, और उसको वैसे इवेंचुअली ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहिए, और उसमें टाइम नहीं पाए लोग। और प्लस ऑफिस के आना भी मुश्किल होता है, आप लोगों के लिए भी वर्किंग जो लोग हैं उनका सैटरडे ऑफ नहीं होता, हालांकि मैंने सैटरडे इसलिए रखा था, तो थोड़ा सा उसके लिए तो प्लीज ऑनलाइन का वीडियो, ठीक है, बट मौलिया कट कर देना मेरी, ठीक है, मौली वाला पार्ट तो जरूर कट कर देना, पहले मौली बहुत खराब है, आई डू लॉट ऑफ सोशल वर्क, तो दे ऑल हेट मी एज इट इज। सो बेबी ब्लूज इज अ कॉन्सेप्ट कि डिलीवरी के बाद आपका हार्मोन शिफ्ट होता है फ्रॉम प्रेगनेंसी टू नॉन प्रेगनेंसी। ठीक है, अब वो कुछ लोगों के लिए इमोशनली चैलेंजिंग होता है, कुछ के लिए नहीं, 90% के लिए, दैट्स अ ह्यूज नंबर। सो 90% पीपल गो थ्रू दिस, इट्स नॉट डिप्रेशन। ये बेबी ब्लूज की हम बात करें, 3 चीजें होती हैं, एक होता है बेबी ब्लूज, वो आपका विद इन 1 वीक ऑफ डिलीवरी होता है। अब खुद सोचो ना, अभी तो हम एक आप सबके फर्स्ट बेबी है, that explains the enthusiasm. So you know, you have very normal life, the two of you, it's a happy couple, first baby, everything is okay. Suddenly there's this child in between who's always crying and always asking for you, and your life has changed। कहाँ 12 बजे उठते थे, 2-3 बजे सोते थे, अब तो सोने का टाइम नहीं है, तो ओवरवेलमिंग है ना, इट्स अ चेंज ऑफ लाइफ। आई मीन ठीक है, यू लव द बेबी, इट्स प्लेजरेबल, बट द चेंज कैन अफेक्ट पीपल वेरी डिफरेंटली। बट ये एक्चुअली वो बात भी नहीं है, ये तो हार्मोनल हो रहा है, ये तो हर चीज परफेक्ट भी होगी, यू हैव द बेस्ट नैनी इन द वर्ल्ड, इवन देन यू विल हैव दिस, तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है ना। हस्बैंड्स के लिए आपने कुछ गलत नहीं किया, बट आपको बहुत डांट पड़ने वाली है इस पीरियड में, तो उससे घबराना नहीं, सबसे पहले तो घबराना नहीं, ठीक है। तो 2 to 3 days के डिलीवरी के बाद होते हैं, एंड इट लास्ट ओनली फॉर अ वीक और 10 days। अगर 2 वीक्स के बाद कोई डिप्रेशन चल रहा है ना, तो वो भी डिप्रेशन है, एंड दैट नीड्स अर्जेंट केयर, बिकॉज वो, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता लगेगा, इन लोगों को नहीं पता लगेगा वो क्या कर रहे हैं। वैसे मैं नीचे बात करी थी पेशेंट से कि मैंने कह दिया ना, तब तो जरूर डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये कि आपको पता होगा तो आप जल्दी उसको ट्रीट कर लोगे, वो बहुत सीरियस कंडीशन है। I've had patients who have a doctor patient, I don't want to take her name, but she even became suicidal. She was a doctor herself. But her family was full of doctors, उन्होंने मिस किया वो सिम्टम, और वो लेबर में आई तो वो चीख रही थी, एंड ऑब्वियसली मैं फोन पता लगा कि पोस्ट डिप्रेशन है, उसको सेडेट करना पड़ा इस हद तक। और बड़ी फनी स्टोरी है कि मैं डॉक्टर्स को उस वक्त मेडिकल ऑफिसर बल्कि वो खुद SRA रजिस्ट्रार की, तो उसको कहती है फिर मुझे पहले की कि मैं से कभी माफ नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक तमाशा सा बन गया, बिकॉज शी डिडंट नो, बट इतना वर्स हो गया कि शी हैड टू बी एडमिटेड। तो यू नो, इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो अगर आप पहले, आपको पता होगा तो आप पहले हेल्प सीख कर लोगे और वो मैनेज हो जाएगी, तो इसलिए इसका मकसद ये है। बट ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। दिस इज यू नो आल्सो मेन हैव दिस डिप्रेशन, हम सोचते हैं कि ये हमें तो हार्मोनल हो रहा है, उनकी भी लाइफ बड़ी सिंपल थी, सडनली यू हैव मूड स्विंग्स, लाइक ओ गॉड द चाइल्ड इन द हाउस, एंड मेन आर लेस, आई मीन आई डोंट नो, लेस अडैप्टेबल टू चेंज, बिकॉज दे हैव अ वेरी
easy life होती है, planned life, they're like planners. Women are like emotional, उनके ups and downs आते रहते हैं लाइफ में, लेकिन वो भी up down नहीं आता होता, ये उसमें चलते हैं फेस में, that's genetic. तो वो उनके लिए भी थोड़ा overwhelming हो सकता है. तो if you have depression as well, it's okay. You don't have the hormone, but then it's a change in your life, ठीक है? बट ये कि इसके लिए mindful होना जरूरी है. 2 से 3 दिन after childbirth होता है, आप down feel करोगे, anxious feel करोगे, typical होता है I'm a very bad mother. ये तो मेरा हर मरीज ही कहता है, मुझे लगता है, मैं खुद भी कहती हूँ. वेरी गुड डिलीवरी करती है ना, बहुत है, इतना ही आसान बहुत है. एंग्री फील करते हो आप, बच्चा हर वक्त रो रहा है, देन यू नो दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, बट ये खुद ही सेटल हो जाता है विद इन अ फ्यू डेज. इसको बहुत ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है. जो ज्यादा इसमें क्या होता है, ये सब होता है, यू नो कोई रीजन नहीं है, रो रहे हो एंड यू स्टार्ट क्राइंग एंड हस्बैंड लाइक मैंने क्या किया, क्या होता है, लेकिन वो लाइक होता है, वो पे एक तो जुमला होता है, तो बड़ा हैप्पी मोमेंट है, यू हैव अ बेबी, व्हाई यू क्राइंग, यू आर अनग्रेटफुल. आई हैव हर्ड फ्रॉम ये पेशेंट्स ने मुझे बताया, ये मेरा ये तो डॉक्टर था, उसको मैंने मौका ही ना दिया कि वो ऐसी बातें कर सके. लेकिन ये है कि यू नो ऑब्वियसली दीज आर वेरी मीन कमेंट्स. उस वक्त आप तो रूटीन की बात करते हो, अगला उसे कैसे परसीव कर रहे हैं, जो कि बेबी ब्लू से फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है बाय थिंग्स यू से. So you want to be safe, ठीक है? So you don't want to say stuff like this. वो जो मैंने पहले बात की कि मेरी बहन की भी डिलीवरीज हुई है, माँ की भी हुई है, तो मैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा. So they'll have crying spells, which is normal, ठीक है? Trouble sleeping, eating, ये सब होता है. और अच्छा, अब इसमें कैसे पता लगे कि ये severe depression है कि खाली baby blues है? उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है. For you guys, if your wife is not एक होता है ना loss of appetite, कि बिल्कुल कुछ नहीं खा रही है, ठीक है, जो कि एक्चुअली आपके ब्लड बढ़ती है जब आप फीड करा रहे हो, तो वो एक नॉर्मल साइन है. इफ शी इज नॉट स्लीपिंग, एक तो होता है कि आप सोने का टाइम ही नहीं है बिकॉज योर बेबी इज ऑलवेज क्राइंग एंड यू फीडिंग द बेबी, वो और बात है, बट आप सोना चाह रहे हो और आप सो नहीं पा रहे हो, ठीक है. तीसरा, एनी नेगेटिव कमेंट्स अबाउट हर सेल्फ और अबाउट यू, खैर आपके तो हर वक्त ही होते हैं, अबाउट फैमिली की हर वक्त होता है, अबाउट द बेबी स्पेशली, कि वो अगर इज क्राइंग, टिपिकल एक हम वो वीडियो दिखाते होते हैं, अब ये वो मेरे भी है नहीं, जब हम ये वर्कशॉप्स कराते हैं डॉक्टर्स के लिए, बाय द वे, यू विल सी दैट द मदर इज देयर, द बेबी इज क्राइंग एंड शी इज नॉट इवन लुकिंग एट द बेबी. दैट्स हाउ मच शी इज लाइक, यू आई डोंट वांट दिस चाइल्ड इन माय लाइफ. वो सिवियर डिप्रेशन होता है. नॉर्मली तो आपकी रिफ्लेक्स है ना, नेचर का निजाम ऐसा ही, बेबी रोता रहता है ना, बच्चा लगे तो माँ दूध नहीं पिलाती है, वो बिल्कुल सही है, बट द बेबी क्राइज, यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड. यू कैन गेट एंग्री ऑब्वियसली, बट यू विल रिस्पॉन्ड. बट इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस डिप्रेशन, कि वो they don't want a child. And you know there have been cases when we want to scare you, but ये बदाम इस तरीके पता होना चाहिए where mothers have killed their children. और पता है लॉ पाकिस्तान भी है कि maybe I shouldn't share this. If somebody, a woman kills in her purpurium, she can be forgiven because maybe it's postpartum depression. मार ना देना वैसे किसी को, वैसे मेरी बात बताइए. मतलब एक फिनोमिनन है जो पूरी दुनिया में होता है. तो अगर ऐसा कोई 3 साइंस हैं कि अब जो है पेशेंट इज नॉट ईटिंग, नॉट स्लीपिंग, नेगेटिव बातें हो रही हैं अबाउट द बेबी स्पेशली, अबाउट हर सेल्फ हार्म के कमेंट्स, तो वो फिर एक सीरियस डिप्रेशन है और इसको फौरन रिपोर्ट करना होता है, ठीक है. इट्स इजीली ट्रीटेबल इफ पिक्ड अप इन टाइम. इफ इट्स नॉट पिक्ड अप इन टाइम, इट कैन गेट वर्स, ठीक है. अच्छा, कब तक लास्ट करता है? जो बेबी ब्लूज है वो तो नॉर्मल बात है, वो सिर्फ 2 हफ्ते तक लास्ट करेगा, उसके बाद अगर हो रहा है तो फिर वो सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है. डिप्रेशन का क्या होता है, इट कैन इवन लास्ट फॉर अ ईयर. And you know, there was a study in Pakistan only कि जो majority divorces हैं, they were happening in the postpartum period. Baby हुआ, typical करियर फैमिली को नोट करना, तुम्हें कोई फ्रेंड से निकल जाएगा. Baby हुआ and there was a divorce because the depression was there. He said things which he didn't mean. I mean वो आप बेहतर फील करने के लिए गलत बात कर देते हो because आपके emotions इतने हाई होते हैं. तो that's why अब तो even the government is making a document about this कि educate करना चाहिए कि ये phenomenon हो सकता है, ठीक है. अच्छा, दूसरा, अगर आप अपनी टिपिकल जो टाइल्स फर्स्ट करो, आप सपोर्ट के बेड बनाते हो या अपनी वॉशिंग करते हो, जो वैसे यूज नहीं करते हो, बट ये जनरली कोई भी आप काम करते हो जो आप नहीं कर रही हो, then that's also a warning sign. जो आपकी डेली की टास्क है, शी इज नॉट डूइंग देम, एक तो टाइम नहीं है, बस बेबी सब बिजी है कि वो शी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ. दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू बी विजिलेंट अबाउट, ठीक है. क्यों होता है, वो एक्सप्लेनेशन है कि जो आपका 2 हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जो हमारी हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनका बैलेंस इम्बैलेंस होता है आफ्टर योर. अराउंड पीपल हैव प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यू हर्ड ऑफ इट, कि आपको पीरियड से पहले डिप्रेशन होता है, गुस्सा आता है, एंग्री हो जाते हो, वो भी सारा हार्मोनल है. सो वुमेन आर वेरी हार्मोनल, ठीक है. तो वो भी इसी वजह से होता है. और जिनको PMS होता है ना, उनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी एक है, तो वो तैयार रहें, ठीक है. हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, जिसको पहले फैमिली हिस्ट्री हो या अपनी ही
अगर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो रहा है तो इसका रिकरेंस 50% है, तो सेकंड प्रेगनेंसी में ज़्यादा वर्स होता है और ज़रूर होता है. I don't want to scare you, but this idea is to educate you about it. Please don't get me wrong. अब सबको होता नहीं रहेगा. अच्छा, इमोशनल फैक्टर्स ज़्यादा लीगल नहीं होगा. कंट्रोल करने वाली बात मैंने बता दी है अब तो. नहीं बिल्कुल नहीं. देखो इसे तो आपको बता रहे हैं ना, अगर आप इसको जल्दी पे करो इट्स इजीली ट्रीटेबल, मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है. मसला ये होता है कि लोग रियलाइज नहीं करते कि ये हो रहा है. वो उसको समझते हैं कि यू नो शी इज बीइंग अनग्रेटफुल या क्या मसला है, कोई मसला तो है नहीं है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. वो इग्नोर होता रहता है. और जब पिक तब होता है जब वो बिल्कुल वाकई मारने पे आ जाती है, तो यू नो अपने आप को या इवन बेबी को या किसी और को. तो इसीलिए इस क्लास का मकसद ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है आप डॉक्टर को फौरन इन्फॉर्म करके हम दवाई शुरू कर देंगे. और दवाई का इफेक्ट भी 2 हफ्ते में आता है, बट ज़्यादा फिर एंग्जाइटी स्टार्ट कर देते हैं. नॉर्मली ऐसे नेचर पे भी डिपेंड करता है ना, कि ओवरऑल आपका जो नहीं नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता. जो बहुत हैप्पी लोग होते हैं उनको ये हो जाता है. जो वैसे ही नेगेटिव है बल्कि वो तो वो तो उनका सिम्टम नहीं ना पता लगता, वो तो पहले भी नाराज है तो उनका पता नहीं लगता. बट इवन सम वेरी हैप्पी पीपल को, बिकॉज ये इट्स नॉट इट्स अ फिजियोलॉजिकल थिंग ना, हार्मोनल इम्बैलेंस है. तो किसी में भी हो सकता है. और जिनमें पहले डिप्रेशन होता है उनमें ज्यादा होता है, जिनमें पीएमएस होता है उनमें ज्यादा होता है. जिसमें कोई लॉस बेबी को कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे किसी किडनी का डायग्नोज हो गया प्रॉब्लम या कोई कार्डिक प्रॉब्लम, तो उसमें ऑब्वियसली एक स्ट्रेस का रीजन भी तो बन गया ना. और पहले ही हार्मोन्स खराब है तो वो एग्रीवेट कर देता है. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं. सो ठीक है, इमोशनल फैक्टर्स है. फटीग इसको एग्रीवेट करती है, लैक ऑफ स्लीप एग्रीवेट करता है. तो इट्स ओके टू टेक टर्न्स विद द बेबी. ठीक है, इफ यू डोंट हैव हेल्प. अब तो पाकिस्तान में तो मजा ही है कि हेल्प भी बहुत ज्यादा है, बट बाहर इसलिए अब पाकिस्तान में वैसे पैटर्निटी लीव शुरू हो गई. आई डोंट नो फिर ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब में है, मुझे कोई गवर्नमेंट की. हाँ, समवन टोल्ड मी दैट द हस्बैंड्स आर आल्सो गेट 6 months. उन्होंने क्या करना 6 महीने सोने के नाम मैं बात कर रही हूं. मैरिज में भी 6 months होता है. One month. पाकिस्तान में 6 महीने होनी चाहिए, वो 6 महीने में गुजार देंगे और नेटफ्लिक्स देख के. बट यू नो इट्स दैट इम्पोर्टेंट. बाहर तो बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है ना कि यहाँ पर तो फीमेल्स को डॉक्टर्स को 3 months की मिलती है सिर्फ. तो आई एम इम्प्रेस्ड, yet I'm upset. So fatigue aggravates this, so you have to take turns. ठीक है, इसमें कोई ऐसा इक्वेशन if your husband goes to work तो maybe you can do the night and he can, मतलब आप मैनेज कर लो ताकि शेयरिंग हो जाए. ठीक है. और देखो बेबी की चीज में अगर आप इन्वॉल्व होगे तो इसमें कोई मैस्कुलिन और वो वाली you guys are all adults and mature people, but it's nothing less masculine about being a good father. You know, it's actually very masculine if you look at it. अच्छा, so okay, when to see the doctor? खुद ही बता दो, आप लोग बताओगे कब मिलना है डॉक्टर से. अभी मैंने बताया. और अगर साइंस ये वाले 3 आ रहे तो फिर आप वेट नहीं करोगे पोस्टमार्टम का, पहले इन्फॉर्म कर दोगे. ठीक है, जैसे हमारे फोन उठा लिया. सॉरी मेरे पीछे पड़ गई. बट then you come to the hospital because फिर वो ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे. डिप्रेस जो दवाइयाँ होती हैं, बहुत से लोगों को ये भी मिथ है कि वो दवाई खाने से ब्रेस्ट फीडिंग इफेक्ट होती है या ब्रेस्ट फीडिंग में दवाई नहीं ले सकते. ऐसा कुछ नहीं है. इवन प्रेगनेंसी में अब बहुत सेफ दवाइयाँ आ गई. अब अगर पेशेंट जिनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं पहले से उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने ही दवाइयाँ बंद कर देते हैं फॉरन, व्हिच इज सो डेंजरस. तो जो मेरे साइकियाट्रिक कोलीग्स हैं वो तो बहुत इस बात पे टपते हैं और डांटते हैं. तो मैं तो बहुत पहले पढ़ाई करके देख लेते हैं कौन सी दवाइयाँ सेफ है, तो हम बिल्कुल बंद नहीं करते, स्विच करते हैं टू सेफर मेडिकेशन. अब तो बल्कि एंटी डिप्रेसेंट तो बाहर तो बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ का इशू है ना, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस. यू नो बहुत सारे हमारे भी है, फिर हमारे स्टाफ हेल्प कर देता है, फैमिली हेल्प कर देती है. सपोर्ट सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा है बाहर से. तो वहाँ ये चीज़ें बहुत कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है फॉर अदर रीजंस. वो रीजन क्या कौन बताएगा? पीपल हु कम टू विजिट. वो आपको एहसास दिला देते हैं कि आप कितनी बुरी मदर है. उसकी बात अभी हम करेंगे. तो वो ये ज्यादा रीजन है. और हेल्प जो सो कॉल्ड हेल्प है वो उल्टी और नेगेटिव हो जाए. तुम ये नहीं कर रही हो, तुम वो नहीं कर रही हो, ये सब होता है. तो अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाऊंगी मेरे साथ क्या हुआ था. सो एंटीडिप्रेसेंट्स कैन बी गिवन, बट वो 2 से 3 हफ्ते लेती हैं अपना काम करने पे. इसीलिए अगर आप पहले बता दोगे तो हम पहले उसको ट्रीट करेंगे. उसे 2 हफ्ते नहीं है, तो अगर हम दवाई थोड़ी सी ऐड करके कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा. ठीक है. साइड इफेक्ट्स होते हैं बट ऐसे कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है कि फीडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है. और आप कह सकते हो बेबी पे तो बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं, कोई दवाई देते नहीं जो बेबी पे इफेक्ट करे. ठीक है. टॉक थेरेपी हम इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. अब हर चीज़ में मेडिसिन में गाइनी के बहुत सारे मसलों में अब हम कहते हैं कि सबसे पहले डोंट जंप टू अ साइकियाट्रिस्ट, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट, बिकॉज बहुत सारी बातें थेरेपी से ठीक हो जाती हैं. इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं कि बातों से आपका पर्सपेक्टिव ऑफ दैट सिनेरियो चेंज किया जाए. वो बेस्ट ट्रीटमेंट होती है. बट कई दफ़ा पोस्टमार्टम डिप्रेशन इतना सिवियर होता है कि उसमें नहीं वर्क करती, तो उसमें फिर हम दवाइयाँ नहीं देते हैं. ठीक है. बट दे आर सेफ मेडिकेशंस. अच्छा, वही जो प्रिवेंशन की बात है वो यही है, डेरोगेटरी कमेंट्स से वो अवॉइड करना है. और दूसरा आपने
अगर पहले से हिस्ट्री डिप्रेशन की है तो पहले डॉक्टर को बताना था कि वो पहले ही आपकी दवाई शुरू करते हैं, ठीक है। सो एक और बात, हम बहुत हेजिटेट करते हैं टू टेक हेल्प, ठीक है। ऑल्दो हमसे इतनी हेल्प अवेलेबल होती है, लेकिन देखो लाइफ में बहुत कम टाइम होता है जब आपको वाकई जेन्युइन फैमिली की जरूरत पड़ती है। दिस इज वन ऑफ दोज टाइम्स। सो इफ यू हैव हेल्प, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग हेल्प, ठीक है, फ्रॉम योर सिस्टर्स, फ्रॉम योर मदर, फ्रॉम योर सिस्टर इन लॉ, एनीबडी। हम सब डर जाते हैं कि नहीं मैं तो कह रही हूँ मैं बच्चे पालेंगे क्यों नहीं पाल सकती। तो दिस इज अ टाइम वेयर इफ यू गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, दैट हेल्प विल रियली हेल्प यू। तो ईगो इशू ना बनाओ, हेल्प ले लो, जब उनकी बारी आएगी उनकी हेल्प कर देना। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो फ्रेंड्स, फैमिली, दिस इज व्हाट दे आर फॉर। तो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक हेल्प। ये आप लोगों के लिए, आप पढ़ के बताइए। इसकी उर्दू भी करके बतानी है आप। Be mindful of language you use. This is an illness, not something someone can snap out of, get away with, or cure by feeling positive. पॉजिटिव सोचो, कुछ भी होता है सबके साथ होता है ये वाली बातें, और बंदे को ना वो करती है मैं कुछ गलत ऐड कर रहा हूँ, तो दीज थिंग्स डोंट हेल्प। ऑल्दो यू आर ट्राइंग टू हेल्प, और क्या कह रहा है क्योंकि कहना क्या भी बता रहे, तो आपने यही कहना है कि कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, वी विल फाइट दिस टुगेदर। ये नहीं कहना कि पॉजिटिव सोचो, तुम शुक्र करो बेबी हो गया, ऐसी भी बात है, बेटा हो गया, बेटी हो गई है, दैट काइंड ऑफ कमेंट्स रियली डोंट हेल्प, बिकॉज ये वो उसको नहीं पता वो क्या कर रही है। दिस इज हार्मोनल और वो है प्रॉब्लम, इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। चॉइस ऑफ वर्ड्स आपकी जो है वो बहुत ज्यादा वो ये केयरफुल होना पड़ेगा बहुत कि मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। वैसे ये जनरली भी लाइफ में बाय द वे इसमें बहुत पीरियड तो हम बिकॉज विमेन, तुमने किसी बुक पढ़ी है मैन फ्रॉम मार्स और मैन फ्रॉम वीनस? प्लीज पढ़ लो अगर नहीं पढ़ी है। यू विल फाइंड कि वो they don't mean bad but they say such mean things that you're like what the hell, you know। तो वो अगर पढ़ लोगे तो आपको काफी बातें समझ आ जाएंगी कि ये they're just being who they are, they're not mean to you or anything, ठीक है। so ये वाली बात। और कोई क्वेश्चन? ये तुमने बोली है, ठीक है। so बात उसकी वजह ये होती है कि like I have a lot of patients, वही जो fathers are very hands-on fathers, my husband is also a very hands-on father, तो वो you know वो they also get depressed कि वो रात को जाके सुबह जब ऑफिस जाना पड़ता है तो अच्छी खासी जलालत हो जाती है तो you know they can also get depressed which is not hormonal but वो एक change of life की जो हम बात कर रहे थे तो उनको भी सपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। सेल्फ हेल्प क्या होती है? बहुत सारी बातें, बट डोंट बी फ्राइटेंड कि ये हो गया है, ठीक है। और टेल समवन अबाउट इट, टेल योर डॉक्टर अबाउट इट। आई थिंक सबसे आसान ये बात, लोग आपको जज ही करेंगे तो बेहतर है अपने डॉक्टर को ही बता दो। आई विल नेवर जज एनीबॉडी, दैट्स व्हाई आई गेट वेरी वेयर्ड पेशेंट्स एज वेल समटाइम्स। तो ये वाली बात है, ठीक है। और सेल्फ हेल्प क्या होती है कि वही यू नो द हस्बैंड इज द बेस्ट पर्सन टू हेल्प आउट एट दैट टाइम, और हम भेज देते हैं मैं क्यों ठीक है। हालांकि यू गाइस शुड बी टुगेदर इन दिस पीरियड आई बिलीव। और अपनी डाइट पे फोकस करो, ईट हेल्दी, ठीक है, और रिलैक्स करो, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। ये वैसे तुम सबके लिए है जो वर्किंग मदर्स भी है, मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग है, यू नो यू हैव टू हैव अ मी टाइम। हम समझते हैं कि हम बहुत सेल्फलेस हो रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे, तो बहुत फेवर कर रहे हैं बच्चों को, हस्बैंड्स को, पेरेंट्स को, इन-लॉज को। यू नॉट डूइंग एनीबॉडी एल्स फेवर। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो आप किसी का ख्याल नहीं कर रहे हैं। आर यू नॉट बीइंग सेल्फलेस, यू बीइंग सेल्फिश एक्चुअली। सो फर्स्ट यू कम, क्योंकि आप खुद ठीक है तो बाकी को कुछ करेंगे ना, अगर आप खुद ही ठीक नहीं है तो बाकी तो बेचारे और ही तंग होंगे। लॉट पीपल डिपेंड ऑन यू, योर हस्बैंड्स डिपेंड ऑन यू, योर चिल्ड्रन डिपेंड ऑन यू, योर पेरेंट्स डिपेंड ऑन यू, एंड योर इन-लॉज आल्सो डिपेंड ऑन यू समटाइम्स, ठीक है। तो इसलिए आपकी अपनी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपनी वर्किंग लाइफ में या अपनी जनरल लाइफ में ऑलवेज टेक हाफ एन आवर। उसका तरीका है कि आप हाफ एन आवर जल्दी उठ जाए या हाफ एन आवर लेट सो जाए, but that half an hour in your life for yourself, do something you like doing. It can be an exercise, it can be watching TV, if nothing else, anything you like, reading, anything that will really increase your longevity of your relations, longevity of your work and your body. तो प्लीज अपने आप को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देना सीखें। हम समझते हैं बहुत सेल्फलेस है, बहुत सेल्फिश है, हम कहते हैं छोड़ो अपने को क्या दिखाना, बाकी को देख लो, बट यू नॉट डूइंग एनीबॉडी हेल्प। डोंट ब्लेम योर पार्टनर, उसका कोई कसूर नहीं है। और डिलीवरी भी वैसे ज़्यादा होता है, वी नो ना, यू गाइस नो कि हस्बैंड अलाउ कर देते हैं एनडीआर में, तो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं यू डन दिस टू मी, एंड वो भी मीन है, ऐसे नहीं करना चाहिए, दे नॉट डन एनीथिंग टू यू, डन दिस टू योरसेल्फ, ठीक है। और ऑब्वियसली ये मनी पर रेलेवेंट नहीं है, बट ड्रग्स एंड अल्कोहल इज नॉट एन आंसर फॉर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ठीक है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? वैसे नो क्वेश्चंस का मतलब होता है कुछ समझ नहीं आया, ये बहुत परेशानी हो गई है। परेशानी तो होगी है क्वेश्चन है कि अगर कोई एपिड्यूरल ना ले रहा हो, फॉर एग्जांपल, बिकॉज़ आई हैव सीन पीपल हु नीड
So I'm confused कि what about episiotomy then? तो जब उसको कर रहे होते हैं तो वो Of course we don't. That's a very good question. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपका episiotomy हम कुछ दे बना कर देंगे लोकल, बल्कि I do what I do is कि epidural is very effective, but कई दफा फिर भी आपको जो कट की पेन है ना वो हो जाती है, वो भी ना हो तो even with epidural we give a local anesthesia. So let alone कि आपको अगर नहीं epidural लगवाया हुआ तो local anesthesia में आप कभी episiotomy नहीं करते, and it's very effective. जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में तो होता ही नहीं ना epidural, तो पता नहीं लगता, वो लोकल नम कर देता है जगह. So we will never cut you up without something. Thank you for asking that question. And the stitches afterwards, उसमें भी आप do you redo the anesthesia या You mean for the pain relief? epidural? Yes, sorry. अच्छा, so अगर हम वैसे हमारी टेंडेंसी यहाँ पर होती है कि हम अपने कहते हैं फौरन निकाल देते हैं, लाइक आफ्टर डिलीवरी ज़्यादा नहीं रखते अंदर ना, ताकि आप वॉशरूम जाओ आप इस तरह से. बट इट इज़ अ लॉट ऑफ पेन, तो उसमें भी डोज दी जा सकती है. अदरवाइज वी ऑब्वियसली गिव पेन किलर्स, और इट्स नॉट अ वेरी बैड पेन. भूल जाती तभी तो सेकंड बेबी आता है, वरना मेरी याद रहे तो फिर. But yes, there's a bit of discomfort, but it's treatable with just painkillers. Even you don't need anesthesia for it. नहीं, I think what I was asking was जब आप stitch करते हैं episiotomy को, you give another dose or चलता था? So आपको जो स्टिचेस होते हैं जब वो लग रहे होते हैं उस वक्त पेन होती है, या कट करते हुए पेन होती है, तो वो लोकल एनेस्थीसिया कवर कर देते हैं उसको. और अगर एपिड्यूरल है तो फिर भी हम लोकल लगा देते हैं कि उसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है ना, तो बाद में भी थोड़ी पेन कम हो जाती है. तो they will be, but there's no need to upgrade the epidural at that time. I don't think I've answered your question. दोबारा बता दो क्या पूछना चाह रहे हो. एनेस्थीसिया का पूछे कि दोबारा लगाते हैं फिर दोबारा रिमूव करते हैं. जब stitch कर रहे A हो. friend of mine just told me that she felt her stitches being stitched, her episiotomy being stitched. ओके, सो होता ये है कि हम एपिड्यूरल की डोज एंड पे जब आप 9-10 सेंट तक अपग्रेड नहीं करते, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली फिर आपकी पुशिंग रिफ्लेक्स खत्म हो जाती है. सो व्हाट आई रूटीनली डू इज कि जब डिलीवरी हो गई देन आई गिव अ टॉप अप, ताकि वो जो एपिजोटमी की पेन है वो भी बिल्कुल ना हो, ठीक है. बट समटाइम्स यू नो वैसे अगर डिलीवरी उसकी यहाँ हुई है तो आर उसको बोला लगा, वरना एपिड्यूरल अगर लगा हो तो हम सबको वो करते हैं, टॉप अप करते हैं बिफोर द एपिजोटमी, मतलब नॉट बिफोर, लाइक आफ्टर डिलीवरी. क्योंकि इफेक्ट ये होता है ना कि जब आप उस वक्त टॉप अप करते हो तो बेबी फिर नीचे नहीं आता, पुश नहीं करते हो, सेंसेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है. सो व्हाट वी रूटीनली डू इज कि आफ्टर यू डिलीवर्ड, बिफोर वी स्टिच यू अप, वी गिव यू अनदर डोज इन दैट सेम कैथेटर. डज दैट मेक सेंस? Like local anesthesia twice basically, if not epidural. So local is actually more effective in the sense कि वो उसका इफेक्ट काफी दिन रहता है. तो episiotomy and before before episiotomy, before doing the episiotomy कर देते हैं, अपनी जरूरत की पड़ती टॉप अप की उसकी. पर वो लोकल हमने बल्कि साइड पे रखा होता है, अगर आप कहोगे तो वो लगाते जाएंगे, उसको तो कोई नुकसान नहीं है. कुछ लोगों को होता है कि हमें मतलब अभी जैसे जो स्किन के सिस्टम मतलब पेनफुल ज्यादा होते हैं, एक्चुअली वो टच फील हो रहा होता है, बट फॉर सम पीपल इवन दैट इज स्कैरी, तो उस वक्त वो उसको भी टॉप अप कर देते हैं, कि बाहर करते हुए दोबारा वो करना है. Episiotomy actually करते किस point पे? अब बिल्कुल जब हेड इज अबाउट टू कम आउट. Like after complete dilation? नहीं, कभी में तो 2-3 घंटे बाद डिलीवरी होती है, फिर आपका एपिड्यूरल लगाओ. नॉर्मल टाइम आफ्टर फुल डायलेशन इन with epidural is 3 hours. I mean not कि 3 hours लगते हैं, but maximum time is 3 hours. And after your without epidural is 2 hours. तो वो तो 2 घंटे तो नहीं एपिजोटमी लीड करती रहेगी. Now we give it right when the baby is just about to come out. ठीक है, we should have a dummy here next time के लिए. लिख लीजिए जो मैंने बताया नेक्स्ट टाइम की फिर भी ऐसे ठीक है. और कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी जनरली इसके अलावा भी कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हो. आप लोग रेस्ट नहीं होगा, अब वो जो लफ्ज़ है ना वो नहीं कह रहे तो ठीक है. सो वी गुड. एनी थॉट्स, एनीथिंग, इवन किसी पिछली क्लास के बारे में या कुछ? Generally, I think my time is just so close. So I'm feeling, I think, all these symptoms even now. So, like I said, it's okay to be anxious, especially when it's your first day, because you're scared of the delivery itself, then you're scared about labor, then you're scared about breastfeeding, then you're scared about baby care. So these are all natural emotions. Nobody can just take this big change in your life very naturally, ठीक है. बट ये है कि उसकी कोपिंग मैकेनिज्म्स है ना. अगर आपको लगता है कि इट्स अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, योर क्वालिटी ऑफ रिलेशंस, इट एंजाइटी यू लाइक, देयर इज अ थिंग कॉल्ड ट्रोपोफोबिया. अ लॉट ऑफ माय पेशेंट्स हैव इट बाय द वे. वो सब नॉर्मल लेबर होते हैं, बट उनको फियर ऑफ लेबर होता है. वो बस तो सी सेक्शन की इंडिकेशन है. बट उनको इतना अच्छा वो काउंसल कर देते हैं कि इवन दे कोप विद वेजिटेरियनिज्म वाले पेशेंट्स हैं जिनको यू नो व्हाट वेजिटेरियनिज्म ना, जो कैन नॉट इवन हैव इंटरकोर्स, वो भी डिलीवर हो जाते हैं. तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, बट यू गिव योरसेल्फ
some time. If you feel like it's affecting your quality of life, वही जो बातें हैं, नींद नहीं आ रही, जो मैंने साइंस बताए थे ना, वो वैसे भी डिप्रेशन के साइंस हैं. Generally be outside pregnancy, if you can't sleep, if you can't eat, if you have negative thoughts, negative comments about anybody, then that means you're really going to serious depression. And it's all treatable. और इसको treat pregnancy में हम इसलिए करते हैं कि फिर ये बाद में और तंग करता है. तो अगर तुम्हें लगता है ऐसा है, तो it's always ideally a psychiatrist should see you or a psychologist to assess the degree of a problem. ना हम तो है ही. ठीक है. और ये ट्विंस के केस में जो है नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल होती है मोस्टली. बिल्कुल होती है. दोनों का हेड डाउन है, पर इट्स अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी. तो अगर दोनों के हेड डाउन हो तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है. पर अगर एक का कितना हेड चांस होता है वैसे नॉर्मल ट्विंस जिसके दोनों के हेड डाउन है, वो तो वही चांस है जो किसी भी उसमें है. लेकिन इसमें थोड़ा सा डर ही होता है कि इवन जो हेड डाउन वाला है दूसरा वाला चेंज ना कर जाए. बट जो पहले ही चेंज है उसमें तो बहुत चांस होता है. फिर उस पर हम रिस्क नहीं लेते. और तो उसमें भी डिलीवरी हो सकती है, बट इट्स अ वेरी लाइक enthusiastic किस्म की, which shouldn't be done in my opinion. But yes, if both the heads are down, yes, you can deliver normally. बहुत आराम से, कोई मसला नहीं. बस चलो wrap up. चलो,